सहायक तकनीकी। हम बात कर रहे थे सहायक तकनीक से गंभीर विकारों के लिए संवर्धित और वैकल्पिक संचार एएसी का उपयोग करके। दूसरा क्या है? पिक्चर बोर्ड, चित्रों के माध्यम से अपनी बात कहना। स्पीच जनरेटिंग डिवाइस, बटन दबाने पर मशीन से आवाज निकालना। कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? धैर्य रखें, छात्र को अपना वाक्य पूरा करने के लिए पर्याप्त समय दें, उसे बीच में ना टोकें। प्रोत्साहन, छात्र को टोकने के बजाय शिक्षक खुद उस शब्द का सही उच्चारण। एक मिनट। ठीक है, कौन सा पॉइंट था? प्रोत्साहन, छात्र की छोटी छोटी सफलताओं पर उसकी प्रशंसा करें ताकि उसका आत्मविश्वास बढ़ सके। मॉडलिंग क्या है? छात्र को टोकने के बजाय शिक्षक खुद उस शब्द का सही उच्चारण करके दिखाए। गैर मौखिक संचार, उत्तर देने के लिए इशारों, चित्रों या लिखकर व्यक्त करने की अनुमति दें। संवेदीकरण, कक्षा के अन्य बच्चों को समझाएं कि वे उस छात्र का मजाक ना उड़ाएं। मूल्यांकन में अनुकूलन अगला पॉइंट है। मौखिक परीक्षा के स्थान पर लिखित परीक्षा को प्राथमिकता दें। यदि मौखिक परीक्षा अनिवार्य है तो उसे एकांत में बिना अन्य छात्रों के द्वारा उसे पूर्ण करें। हकलाने वाले छात्रों को मौखिक प्रस्तुति के लिए अतिरिक्त समय दें। वाक्य एवं भाषा विकार बुद्धि की कमी नहीं है। सही समय पर स्पीच थेरेपी और कक्षा में सहानुभूति पूर्ण वातावरण का प्रयोग करके ये बच्चे अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करना सीख सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है? हकलाने या वाक विकार के प्रबंधन में स्पीच थेरेपी के अभ्यास और शिक्षक या अभिभावक का व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ कुछ विशिष्ट तकनीकें और अभ्यास दिए गए हैं जो बोलने के प्रवाह को बेहतर करने में बनाने में मदद करते हैं। पहला क्या है? विशिष्ट स्पीच थेरेपी तकनीकें। सॉफ्ट स्टार्ट क्या होता है? अक्सर हकलाने वाले व्यक्ति शब्द के पहले अक्षर पर बहुत अधिक दबाव डालते हैं। इस तकनीक में शब्द को बहुत ही कोमल आवाज और हल्की सांस के साथ शुरू करना सिखाया जाता है। जैसे नमस्ते बोलने के लिए ना पर जोर देने की बजाय धीरे से हवा छोड़ते हुए शुरू करना। पॉजिंग और चेकिंग, ये क्या होता है? लंबे वाक्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर बोलना। हर 3 से 4 शब्दों के बाद एक छोटा ब्रेक लेने से मस्तिष्क और बोलने वाले अंगों को तालमेल बिठाने का समय मिलता है। कैंसिलेशन तकनीक क्या होती है? यदि बच्चा किसी शब्द पर अटक जाता है तो उसे रुकने के लिए कहें, एक गहरी सांस लेने दें और फिर उसी शब्द को धीरे और आराम से दोबारा बोलने का प्रयास करने दें। लाइट कांटेक्ट क्या होता है? बोलते समय होठों और जीभ को बहुत हल्के से स्पर्श करना। उदाहरण के लिए, पा या बा बोलते समय होठों को जोर से खींचने के बजाय हल्का स्पर्श करना ताकि हवा का प्रवाह बना रहे। महत्वपूर्ण व्यायाम एक्सरसाइज क्या हो सकती है? डायफ्रामिक ब्रीदिंग, ये क्या होता है? पेट से गहरी सांस लेने का अभ्यास कराएं।
बोलने से ठीक पहले फेफड़ों में पर्याप्त हवा होने से शब्दों का प्रवाह बेहतर होता है। जीभ और होठों का व्यायाम। जीभ को तालू से लगाना, गालों को फुलाना और हवा को धीरे धीरे बाहर छोड़ना। इससे बोलने वाली मांसपेशियों का नियंत्रण बढ़ता है। पढ़ने का अभ्यास। ओरल रीडिंग। अकेले में जोर जोर से किताबें पढ़ना। इससे छात्र को बिना किसी सामाजिक दबाव के शब्दों के उच्चारण का अभ्यास होता है। मनोवैज्ञानिक प्रबंधन, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है? हकलाना अक्सर तनाव और घबराहट से जुड़ा होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रबंधन। हकलाना अक्सर तनाव और घबराहट से जुड़ा होता है, इसलिए आई कांटेक्ट सबसे पहला ऑप्शन क्या है? आई कांटेक्ट। बच्चा जब अटक रहा हो तब भी उससे नजरें न चुराएं। इससे उसे महसूस होता है कि आप उसकी बात सुनने में रुचि रखते हैं। अगला क्या है? वाक्य पूरा ना करें। कभी भी बच्चे का वाक्य अपनी तरफ से पूरा ना करें, उसे अपनी बात कहने का पूर्ण समय प्रदान करें। अशुद्ध नॉन जजमेंटल क्या होता है? उसे यह महसूस कराएं कि अटकना ठीक है। जब बच्चा बिना अटके बोलता है तो उसकी प्रशंसा करें, लेकिन जब वह अटकता है तो उसे डांटे नहीं, प्रोत्साहन प्रोत्साहन प्रदान करें। समावेशी कक्षा में मूल्यांकन के लिए चेकलिस्ट। एक शिक्षक के रूप में वाक विकार वाले छात्र का आकलन करते समय इन उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। उपकरण क्या है? मौखिक बनाम लिखित। जहां संभव हो छात्र को मौखिक के बजाय लिखित उत्तर देने का विकल्प प्रदान करें। प्रश्नोत्तरी शैली। उनसे ऐसे प्रश्न पूछें जिनका उत्तर छोटा हो, वन वर्ड हो, ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़ सके। समूह कार्य। उन्हें छोटे समूहों में बोलने का मौका प्रदान करें, जहां बड़े समूह की तुलना में तनाव कम होता है। वाक एवं भाषा विकार का उपचार केवल थेरेपी रूप में नहीं, बल्कि समाज और कक्षा के सहायक वातावरण में होता है। जब बच्चा सुरक्षित महसूस करता है तो उसके बोलने का प्रवाह स्वतः ही बेहतर होने लगता है। अगला पॉइंट क्या है? डीफ ब्लाइंडनेस और मल्टीपल डिसबिलिटीज। बधिर, अंधापन या बहुदिव्यांगता क्या होता है? दिव्यांगता के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रकारों में से है, क्योंकि इनमें एक साथ दो या दो से अधिक अक्षमताएं मौजूद होती हैं। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 में इन्हें विशेष महत्व दिया गया है। क्या है आगे देखते हैं। डीफ ब्लाइंडनेस क्या होता है? यह एक विशिष्ट दिव्यांगता है जिसमें दृष्टि और श्रवण, देखने और सुनने दोनों इंद्रियां एक साथ प्रभावित होती हैं। परिभाषा क्या है? यह ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को सुनने,
और देखने की अक्षमता का ऐसा संयोजन होता है कि वह ना तो पूरी तरीके से देख सकता है और ना ही सुन सकता है। इससे संचार, सीखना और आवाजाही, मोबिलिटी गंभीर रूप से बाधित होती है। कारण और निवारण क्या है इसके? असर सिंड्रोम, यह सबसे आम आनुवंशिक कारण होता है। जन्मजात रूबेला, गर्भावस्था के दौरान मां को संक्रमण होना, समय से पहले जन्म, जन्म के समय जटिलताएं, ये इसके कारण होते हैं। इसका निवारण कैसे किया जा सकता है? गर्भावस्था में रूबेला का टीकाकरण, प्रसव पूर्व नियमित जांच और आनुवांशिक परामर्श के द्वारा इसका निवारण किया जा सकता है। शैक्षिक निहितार्थ और प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? स्पर्श संचार, टैक्टाइल कम्युनिकेशन, ये बच्चे स्पर्श के माध्यम से सीखते हैं। हैंड ओवर हैंड, हाथ पर हाथ रखकर तकनीकी का उपयोग किया जाता है। ब्रेल और सांकेतिक भाषा, स्पर्शनीय ब्रेल या स्पर्शनीय सांकेतिक भाषा, टैक्टाइल साइन लैंग्वेज का प्रयोग करके इनकी कमियों को दूर किया जा सकता है। प्रबंधन, इनके लिए इंटरप्रेटेड गाइड की आवश्यकता होती है जो उन्हें दुनिया से जोड़ सके। मल्टीपल डिसबिलिटीज, बहुदिव्यांगता क्या होती है? जब एक व्यक्ति में दो या दो से अधिक दिव्यांगताएं एक साथ पाई जाती हैं तो उसे बहुदिव्यांगता कहते हैं। उदाहरण के लिए, मानसिक मंदता के साथ दृष्टिबाधिता या सेरेब्रल पॉलिसी के साथ बहरापन। प्रकार क्या हो सकते हैं? शारीरिक प्लस संवेदी, जैसे चलने में समस्या और साथ में बहरापन। बौद्धिक प्लस शारीरिक, जैसे धीमी समझ और साथ में अंगों का लकवा। संवेदी प्लस संवेदी, जैसे बधिर और अंधापन। कारण क्या हो सकते हैं? मस्तिष्क की गंभीर चोट, दुर्घटना या बीमारी के कारण, गुणसूत्र संबंधी विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, मेटाबॉलिक विकार, शरीर की रासायनिक प्रक्रियाओं में असंतुलन। शैक्षिक निहितार्थ क्या है इसके? बहुदिव्यांग बच्चों के लिए सामान्य शिक्षण विधियां काम नहीं करती, उनके लिए बदलाव जरूरी है। क्या है? व्यक्तिगत शैक्षिक योजना, आईईपी। हर बच्चे की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, इसलिए उनके लिए अलग लक्ष्य बनाए जाते हैं। दैनिक जीवन का कौशल, एडीएल क्या कहता है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उन्हें ब्रश करना, खाना और कपड़े पहनना जैसे बुनियादी कार्य सिखाता है। अनुकूलित वातावरण, कक्षा में विशेष फर्नीचर, रैंप और संवेदी कक्ष की व्यवस्था करना। लचीला मूल्यांकन, लिखित परीक्षा के बजाय उनके द्वारा किए गए कार्यों का अवलोकन करके उन्हें अंक प्रदान करना। बहुदिव्यांगता के प्रबंधन के लिए एक टीम दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। विशेषज्ञ क्या है और उनकी क्या भूमिका है, ये हम अगले देखेंगे। विशेष शिक्षक की क्या भूमिका होती है? शिक्षा और सामाजिक कौशल सिखाना। फिजियोथेरेपिस्ट का क्या काम होता है? शारीरिक गतिशीलता और व्यायाम। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का क्या काम होता है? दैनिक कार्यों और सहायक उपकरणों का उपयोग करना। स्पीच थेरेपिस्ट, संचार और बोलने की क्षमता का विकास। मनोवैज्ञानिक, व्यवहार प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य। अगला पॉइंट है निवारण के राष्ट्रीय प्रयास। एडीआईपी योजना निशुल्क सहायक उपकरणों का वितरण, निरामया, स्वास्थ्य बीमा, बहुदिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष बीमा कवर, संवेदी पार्क, ऐसे सार्वजनिक स्थान जहां ये बच्चे स्पर्श और गंध के माध्यम से खेल सके। निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? बधिर, अंधापन और बहुदिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए दुनिया उनकी उंगलियों के पोरों में होती है। वे देख या सुन नहीं सकते, लेकिन स्पर्श और कंपन के माध्यम से दुनिया को महसूस करते हैं। प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य उन्हें पूर्ण आत्मनिर्भरता ना सही लेकिन गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना है। बहुदिव्यांगता और बधिर अंधापन के क्षेत्र में
संवेदी एकीकरण सबसे प्रभावी तकनीक मानी जाती है, क्योंकि इन बच्चों की एक या अधिक प्रमुख इंद्रियां देखना या सुनना काम नहीं करती, इसलिए उनका मस्तिष्क बाहरी दुनिया की जानकारी को सही ढंग से व्यवस्थित नहीं कर पाता। यहाँ संवेदी एकीकरण तकनीकों और उनके प्रबंधन का विस्तृत विश्लेषण है। क्या है? सेंसरी इंटीग्रेशन, संवेदी एकीकरण। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारा मस्तिष्क शरीर और वातावरण से प्राप्त संवेदी सूचनाओं जैसे स्पर्श, गंध, स्वाद, ध्वनि, दृश्य को ग्रहण करता है और उन पर प्रतिक्रिया देता है। बहुदिव्यांग बच्चों में यह प्रक्रिया अस्त व्यस्त होती है, जिसे सुधारने के लिए विशेष थेरेपी दी जाती है। प्रमुख तकनीकें और अभ्यास। बहुदिव्यांग बच्चों के लिए निम्नलिखित इंद्रियों पर काम किया जाता है। पहला क्या है? टैक्टाइल सेंस, स्पर्श इंद्रिय। विभिन्न बनावटों का अनुभव। बच्चे को रेत, पानी, मखमल, खुरदुरे कागज और गीली मिट्टी को छूने का अभ्यास कराना। ब्रशिंग तकनीक। त्वचा पर विशेष नरम ब्रश का उपयोग करना ताकि बच्चा स्पर्श के प्रति सामान्य व्यवहार करना सीख सके। अगला क्या है? प्रोप्रियोसेप्टिव, जोड़ों और मांसपेशियों का बोध। भारी कंबल, वेटेज ब्लैंकेट बच्चे को शरीर के दबाव का एहसास कराने के लिए भारी कंबल या जैकेट का उपयोग कराना, जिससे उसे उन्हें सुरक्षा का अनुभव हो सके और तनाव कम हो। धक्का देना और खींचना, भारी खिलौनों को धक्का देना या मांसपेशियों पर हल्के दबाव डालना। वेस्टिबुलर, संतुलन का बोध। झूला झूलना, थेरेपी वाले झूलों पर बच्चे को धीरे धीरे झुलाना ताकि उसका संतुलन और सिर पर नियंत्रण बेहतर हो सके। फिजियो बॉल, बड़ी रबड़ की गेंदों पर बच्चे को बिठाकर संतुलन का अभ्यास कराना। स्नूज लेन रूम, ये क्या होता है? यह संवेदी कक्ष। यह एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया कमरा होता है जो बहुदिव्यांग बच्चों के लिए जन्नत के समान है। इसमें निम्नलिखित चीजें होती हैं। क्या है? बबल ट्यूब्स, रंगीन पानी के बुलबुले जो स्पर्श करने पर कंपन पैदा करते हैं। फाइबर ऑप्टिक लाइट्स, चमकते हुए धागे जिन्हें बच्चा छू सकता है और देख सकता है। सुगंधित वातावरण, अलग अलग गंध जैसे लैवेंडर या गुलाब जो बच्चे को शांत या सक्रिय करती है। बधिर अंधापन के लिए विशेष संचार तकनीकी, क्योंकि ये बच्चे देख और सुन नहीं सकते, इसलिए स्पर्श ही उनकी भाषा है। हैंडर, हैंड अंडर हैंड, क्या कहता है? शिक्षक अपना हाथ बच्चे के हाथ के नीचे रखता है ताकि बच्चा महसूस कर सके शिक्षक क्या कर रहा है, या बच्चे को नियंत्रण का एहसास दिलाता है। वस्तु संकेत, ऑब्जेक्ट सिंबल्स क्या होते हैं? जैसे बच्चे को बाहर ले जाने से पहले उसके हाथ में चाबी देना ताकि वह समझ जाए कि अब बाहर जाने का समय है। इसे कैलेंडर बॉक्स तकनीक भी कहते हैं। प्रबंधन और सुरक्षा, क्या है? भटकाव, डिस ओरिएंटेशन, ये क्या कहता है? कक्षा या घर के फर्नीचर की जगह बार बार न बदलें। दीवारों पर टेक्सचर, स्पर्श मार्ग लगाएं। व्यवहार संबंधी समस्या, बच्चे अक्सर चिड़चिड़े हो जाते हैं क्योंकि वे अपनी बात कह नहीं पाते। उनके संकेतों जैसे हाथ खींचना या पैर पटकना को समझने का प्रयास करें। संवेदी ओवरलोड, ये क्या होता है? बहुत अधिक शोर या बहुत तेज रोशनी से बचें जिससे बच्चा घबरा सकता है। एजुकेशनल समरी क्या होती है? इन बच्चों के लिए कार्यात्मक पाठ्यक्रम, फंक्शनल क्यूरिकुलम सबसे महत्वपूर्ण है। स्वयं की देखभाल, शौचालय प्रशिक्षण, खुद से भोजन करना। सामाजिक कौशल, दूसरे के स्पर्श को पहचानना और अपनी पसंद नापसंद बताना। व्यवसायिक प्रशिक्षण, मोमबत्ती बनाना, लिफाफे बनाना या साधारण पैकिंग जैसे कार्य। निष्कर्ष क्या है? बहुदिव्यांग बच्चों का प्रबंधन उपचार से अधिक अनुकूलन के बारे में है। यदि हम उनके वातावरण को
उनकी संवेदी आवश्यकताएं के अनुरूप बना दें तो वे भी एक खुशहाल और सक्रिय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगला है यूनिट 3, जो हम नेक्स्ट क्लास में लेने वाले हैं। यहाँ तक आपका 2 यूनिट कंप्लीट हो चुका है। इसका जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो जल्द ही आपको ग्रुप में शेयर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। नो मैम। ठीक है, तो इसका जो रिकॉर्डेड क्लास है वो ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। आप उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, यूनिट 3 हम अगले लेक्चर में इसको कवर करेंगे। ये क्लास यहीं एंड होती है। वो हरिया टिकट